हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। एसिड एंड बेस शुरू किया हुआ है हमने। प्रीवियस लेक्चर में लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देख लिया था। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन हार्ड या सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा, या फिर कौन सा आयन या मॉलिक्यूल हार्ड या सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल हमने देख लिया था, उसकी एप्लीकेशंस देख ली थी, बड़े सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे ऑटो आयनाइजेशन के साथ। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड CSIR नेट में बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑटो आयनाइजेशन मतलब इसके बेस से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ऑटो आयनाइजेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ आयनाइजेशन। सॉल्वेंट्स अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन एंड गिव सॉल्वेंट कैटायन एंड सॉल्वेंट एनायन। अब सॉल्वेंट कैटायन को एसिड कैटायन भी बोला जाता है एंड सॉल्वेंट एनायन को बेस एनायन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। वाटर एज अ सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, पहले इसकी ऑटो आयनाइजेशन करा के देखते हैं। ठीक है, सो वाटर, यहाँ पे आयनाइजेशन होगी, इसकी सेल्फ आयनाइजेशन होगी और यहाँ पे आपको मिल जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब हमें पता है H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर का एक और मॉलिक्यूल आएगा। अब सॉल्वेंट है तो वाटर के बड़े सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, वाटर का एक और मॉलिक्यूल आएगा एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, H3O पॉजिटिव मिल रहा है तो इसकी आयनाइजेशन में आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं और यहाँ से आपको मिल रहा है एक H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इसके बाद एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ सकता है। वाटर के तो बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो H3O पॉजिटिव तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो एक और H3O पॉजिटिव मिल गया आपको। ठीक है, और साथ में O2 नेगेटिव आयन मिल गया। मतलब वाटर के आयनाइजेशन में अब हम देखेंगे कि कैटायन, सॉल्वेंट कैटायन क्या मिल सकता है आपको एंड सॉल्वेंट एनायन क्या मिल सकता है। सो यहाँ पे लिख लो, कैटायन क्या मिल सकता है एंड एनायन क्या मिल सकता है। कैटायन में देखो H पॉजिटिव या फिर आप डायरेक्टली H3O पॉजिटिव बोलोगे उसको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन। और एनायन में मिल रहा है आपको एक OH नेगेटिव एंड दूसरा O2 नेगेटिव। अब ये एनायन और कैटायन मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, ये हम कुछ रिएक्शंस करते हैं। यहाँ पे एक एसिड ले लिया, ठीक है, HCl आपको पता है एसिड की तरह बिहेव करता है वाटर में। अब अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर में कोई मॉलिक्यूल अगर आपको कैटायन देगा तो हम उसको बोलते हैं कि वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। HCl वाटर में आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन दे रहा है प्लस Cl नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है, कैटायन मिल रहा है, सॉल्वेंट कैटायन मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इसको हम बोलेंगे एसिड। सो वाटर में कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको ये वाले कैटायन दे रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर वाटर में कोई भी मॉलिक्यूल आपको एनायन दे रहा है, वाटर में कोई भी मॉलिक्यूल आपको एनायन दे रहा है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए भी हम रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे NaOH प्लस वाटर हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको मिलेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब NaOH वाटर में आपको क्या दे रहा है, एनायन दे रहा है, सॉल्वेंट एनायन दे रहा है, सॉल्वेंट एनायन मिल रहा है आपको। दैट मीन्स ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए जो कैटायन है उसको हम एसिड कैटायन बोलते हैं
क्योंकि हमें कैटाइन, जब कैटाइन की फॉर्मेशन होती है तो पता लग जाता है कि मॉलिक्यूल क्या है, अब एसिड है, इसीलिए हम इसको एसिड कैटाइन बोलते हैं। एंड एनाइन को हम बेस एनाइन बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं अमोनिया सॉल्वेंट। यहाँ पे भी सबसे पहले देखेंगे सेल्फ आयनाइजेशन। NH3, इसके 2 मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। सेल्फ आयनाइजेशन में क्या होगा, एक प्रोटॉन देगा एंड दूसरा प्रोटॉन लेगा। तो जिसने प्रोटॉन दिया NH2 नेगेटिव आ जाएगा, एंड मान लो इसने प्रोटॉन यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एनाइन एंड ये आ गया इसका कैटाइन। अब इसके बाद एक और रिएक्शन हो सकती है, एक और अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से प्रोटॉन ले सकता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH2 नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव इस अमोनिया मॉलिक्यूल की वजह से, एंड ये तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, अब एक और अमोनिया मॉलिक्यूल है। सॉल्वेंट में तो बड़े सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा N3 नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक इस अमोनिया से आया, तो टोटल आप यहाँ पे लिख सकते हो 3। हमने यहाँ पे लिख लिए प्लस इसके 3 मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे अब लिख लो कि एनाइन कौन कौन से मिल रहे हैं एंड कैटाइन कौन कौन से मिल रहे हैं। जब अमोनिया सॉल्वेंट होगा एनाइन में NH2 नेगेटिव मिल रहा है सबसे पहले, ठीक है, NH नेगेटिव मिल रहा है एंड N यहाँ पे 2 नेगेटिव होगा एंड N3 नेगेटिव मिल रहा है। और कैटाइन में तो आपको NH4 पॉजिटिव ही मिल रहा है। ठीक है, सो ऐसे मॉलिक्यूल जो एनाइन देंगे उनको हम बेस बोलेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अमोनिया एज अ सॉल्वेंट में कैटाइन देंगे उनको हम एसिड बोलेंगे। रिएक्शंस देखते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है CSIR नेट में, एक आपके पास HCl दिया हुआ है, एक NaNH2 दिया हुआ है, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट दिया हुआ है। ठीक है, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट में कौन एसिड की तरह एक्ट करेगा एंड कौन बेस की तरह एक्ट करेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में आपको NH4 पॉजिटिव मिल रहा है, कैटाइन मिल रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा। इस रिएक्शन में आपको मिल रहा है यहाँ पे NH2 नेगेटिव आयन, सोडियम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके NH पॉजिटिव में जाना चाहेगा। NH2 नेगेटिव मिल रहा है, एनाइन मिल रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कैन फंक्शन एज एसिड और बेस। ठीक है, जो एसिड की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं, बेस की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं। अब ये आ गया आपके पास एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। अब इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं एसिड कैटाइन। इसके जैसे अगर हमने H2SO4 एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ तो उसका एसिड कैटाइन क्या होगा, बेस एनाइन क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे ऑटो आयनाइजेशन के बाद जो कैटाइन मिलेगा वो हमें लिखना है एंड एनाइन मिलेगा वो हमें लिखना है। ठीक है, सो एसिड कैटाइन कैसे फॉर्म होता है, हमें पता है कि कोई एक स्पीसीज जब अपना H पॉजिटिव आयन दे, ठीक है, इसको क्या करेगी, ये H पॉजिटिव आयन देगी तो H पॉजिटिव आयन ऐड होगा तब कैटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो आप सीधा डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दो, ऐड और H पॉजिटिव आयन। और जब आप लेस करोगे H पॉजिटिव आयन, ठीक है, लूज करोगे H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोई सॉल्वेंट अपना H पॉजिटिव आयन लूज करेगा तब आपको बेस एनाइन मिलेगा। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H पॉजिटिव आयन सॉल्वेंट से, तब आपको बेस एनाइन मिलेगा। यहाँ पे देखो डायरेक्टली एक H पॉजिटिव आयन ऐड कर दिया
H3SO4 पॉजिटिव आपको मिल गया, इसको एसिड कैटायन बोलेंगे। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन चला गया तो HSO4 नेगेटिव मिल जाएगा। अब इसमें H पॉजिटिव को ऐड किया तो आपको H2F पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से H पॉजिटिव चला गया तो F नेगेटिव मिलेगा। बट F नेगेटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे एक और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ से आपको मिलेगा HF2 नेगेटिव जो कि बेस एनायन हुआ। वाटर के केस में H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा एंड यहाँ पे OH नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे भी CH3COOH2 पॉजिटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे CH3COO नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH3OH2 पॉजिटिव आ जाएगा कैटायन एंड एनायन CH3O नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आ जाएगा एंड NH2 नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे CH3CNH पॉजिटिव आ जाएगा एंड 3 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे CH2CN नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, उनके कैटायन और एनायन हमने इजीली लिख लिए। नेक्स्ट, अब ये छोटे छोटे टॉपिक हम देख लेते हैं अभी, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कंबाइन होकर पूछा जाता है। हाइड्रोलिसिस क्या होगी? हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस में ब्रेक डाउन होती है वाटर मॉलिक्यूल की। यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं और न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, हम बोल देते हैं कि कोई भी आयन जब सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल तो उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम CuSO4 ले रहे हैं और ये 5H2O मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? CuSO4 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है हाइड्रेशन के केस में। वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है, प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पे साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो एंड ऑक्सीडेशन भी हो। साइमल्टेनियसली एक ही मॉलिक्यूल की रिडक्शन भी हो रही है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही है। एक कोई आपके पास मॉलिक्यूल है, इसकी रिडक्शन भी हो रही है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो रही है। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आप लिख सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी रिएक्शन में अगर आपको फाइंड आउट करना है कि किसी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे रिडक्शन हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? कि ऑक्सीडेशन हो रही है। एग्जाम्पल लेके अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपके पास है Fe2 पॉजिटिव, ये चेंज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में। ठीक है, सो यहाँ पे ये कैसे जाएगा Fe3 पॉजिटिव में? जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ पे जा रही है? +2 से +3 में जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब एक रिएक्शन देखते हैं। वो रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि हाइड्रेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। सो यहाँ पे दी हुई है Cl2, रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है पहले तो हम वो देख लेंगे। यहाँ पे Cl2 है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन होगी,
वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, Cl पॉजिटिव ले लेगा, साथ में अपना H पॉजिटिव दे देगा, और एक और वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल ये H पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे। सो फॉर्मेशन होगी, HOCl की फॉर्मेशन हुई, HOCl की, प्लस एक आपको हाइड्रोनियम आयन मिला H3O पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव आयन मिल गया। ये रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन के बारे में हमने बताना है, तो ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है अब +1, ठीक है, यहाँ पे -1 +1 और यहाँ पे -1 आ रहा है। अब क्लोरीन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रही है एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रही है, मतलब साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रही है। सो क्लोरीन की रिडक्शन भी हो रही है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही है साइमल्टेनियसली, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन होकर न्यू रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी आपको मिल रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, तो ये हाइड्रेशन भी हुई, हाइड्रोलिसिस भी हुई, हाइड्रेशन नहीं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। वाटर के अलावा अगर कोई और सॉल्वेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको कि सॉल्वोलिसिस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं आप, Cl2 अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो एक अमोनिया आया NH3, ये क्या करेगा, Cl पॉजिटिव ले लेगा, साथ में इसका H पॉजिटिव, अपना H पॉजिटिव दे देगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड H है, ये दे देगा H पॉजिटिव, एक और अमोनिया ले लेगा यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अब आपको यहाँ पे मिला NH2Cl मिला, ठीक है, प्लस यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, NH4 एक और Cl है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे -1, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, +1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुई, इसको अमोनोलिसिस भी बोला जा सकता है और सॉल्वोलिसिस भी बोला जा सकता है। तो अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि वहाँ पे अमोनोलिसिस दिया हुआ है या सॉल्वोलिसिस दिया हुआ है। अमोनिया ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सॉल्वोलिसिस या अमोनोलिसिस, सॉल्वोलिसिस बोल सकते हो या फिर अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस। और साथ में डिसप्रपोर्शन रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो रिडक्शन भी हो रही है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन भी हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अदर देन वाटर, जैसे आपके पास अमोनिया आ सकता है, यहाँ पे HF आ सकता है, H2SO4 आ सकता है, CH3OH आ सकता है, सॉल्वेंट अदर देन वाटर। सॉल्वेंट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्रोटिक सॉल्वेंट एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट जिनके पास H पॉजिटिव आयन हो, प्रोटोन हो, अप्रोटिक सॉल्वेंट जिनके पास नो H पॉजिटिव आयन। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, HF आ जाएगा आपके पास, H2SO4 आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, CH3COH आ सकता है, CH3OH आ सकता है, ठीक है। अप्रोटिक सॉल्वेंट में आपके पास BRF3 मॉलिक्यूल आ सकता है, सॉल्वेंट आ सकता है, N2
O4 आ सकता है। ठीक है, अब हम अमोनिया से सॉल्वेंट ले रहे हैं। क्वेश्चन वही, अमोनिया से सॉल्वेंट में कौन सा मॉलिक्यूल एसिड की तरह एक्ट करेगा, कौन सा बेस की तरह एक्ट करेगा, वो सब कुछ हमें देखना है। सबसे पहले तो पहला काम क्या होगा, ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन। एक H पॉजिटिव आयन लेगा, एक H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हमें बताना है सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट में ये दोनों किसी तरह एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेंगे, वीक एसिड की तरह एक्ट करेंगे या बेस की तरह एक्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक बात तो आपको याद रखनी है कि बेसिक सॉल्वेंट है, कि बेसिक सॉल्वेंट है अमोनिया। बेसिक सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर वीक एसिड हो, दोनों ही किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही एक्ट करते हैं। दोनों ही किसकी तरह एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही एक्ट करेंगे। ठीक है, ये लेबलिंग इफेक्ट और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट में हमने देखा था। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन प्लस HCO3 नेगेटिव। दोनों ही कैटायन दे रहे हैं, दोनों ही एसिड की तरह एक्ट करेंगे। दोनों ही किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, एसिड की तरह एक्ट करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये भी बात याद रखनी है कि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड या फिर ये वीक एसिड नहीं है। यहाँ पे अमोनिया एज अ सॉल्वेंट, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई वेरिएशन नहीं दिखा रहा है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास यूरिया दिया हुआ है। यूरिया अमोनिया में किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा या बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएक्शन करा के देख लेते हैं। NH2C, एक क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड O, NH नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, या फिर आपके पास क्या आ सकता है, NHC डबल बॉन्ड O, NH3 पॉजिटिव आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, अगर कभी कभी आपको समझ में ना आए तो रिएक्शन करा के देख लो। रिएक्शन करा के देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेशन की वजह से। यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी जिसकी वजह से ये आयन ज़्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है एंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है NH4 पॉजिटिव कैटायन। सॉल्वेंट कैटायन आपको मिल रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एसिड की तरह ही एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें सो ये भी सेम ही है, CH3CO NH2। सो यहाँ पे भी आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, NH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव कैटायन मिल रहा है, तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ का भी जो एनायन होगा स्टेबल होगा ड्यू टू कॉन्जुगेशन। S डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये भी एसिड की तरह ही एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। NaNH2 है, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है। हमें पता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रॉन देके NH2 में जाना चाहेगा, नेगेटिव में एनाइन मिल रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, अब यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करेगा। लाइकवाइज यहाँ से अब आपको मिल जाएगा NH2 नेगेटिव आयन। हमें पता है अमोनिया में एनाइन कौन कौन से होते थे, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट में एक आता था NH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, एक आता था NH2 नेगेटिव और दूसरा आता था N3 नेगेटिव। ये तीनों आयन्स अगर आपको तीनों में से कोई भी आयन मिलता है तो वो मॉलिक्यूल अमोनिया एज अ सॉल्वेंट में किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह ही एक्ट करेगा। देख लिया हमने। हमारे पास आ रहा है HF सॉल्वेंट।
इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है कि इसकी आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग आयनाइजिंग सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। वाटर की तरह ही ये सॉल्वेंट एक्ट करता है, बट दिस इज़ पॉइजनस इन नेचर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन। सेल्फ आयनाइजेशन हो रही है यहाँ पे। एक HF मॉलिक्यूल H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके H2F पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी एंड F नेगेटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और आएगा एंड यहाँ पे HF2 नेगेटिव आपको मिल जाएगा। अगर ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे देखना चाहें तो 3 HF मॉलिक्यूल हैं। ऑटो आयनाइजेशन में आपको यहाँ पे H2F पॉजिटिव कैटायन मिल रहा है, HF2 नेगेटिव एनायन मिल रहा है। ठीक है, HF मॉलिक्यूल को स्टोर नहीं किया जा सकता ग्लास कंटेनर में। क्यों? क्योंकि ये सिलिका के साथ रिएक्ट कर देता है और कोरोड कर देता है ग्लास वेसल को। इसकी रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं HF प्लस SiO2, यहाँ पे आपको मिल जाएगा SiF4 प्लस वाटर। ठीक है, अब जो स्पीसीज H2F पॉजिटिव आयन देंगी, कैटायन जो देंगी, उनको क्या बोलते हैं हम? एसिड्स। और जो एनायन देंगी HF सॉल्वेंट में, उनको क्या बोलेंगे? बेस। रिएक्शंस देखते हैं अब, कौन से मॉलिक्यूल्स HF सॉल्वेंट में एसिड की तरह एक्ट करते हैं, कौन से बेस की तरह एक्ट करते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। फर्स्ट आ रहा है आपके पास एसिटिक एसिड। हमें पता है ये वीक एसिड है, वीक एसिड है तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको HF2 नेगेटिव आयन मिलेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, COOH2 पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनायन यहाँ पे मिल रहा है, एनायन की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो बात आपको ध्यान रखनी है, HNO3 H2SO4, हमें पता है ये HF से स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, बट HF मीडियम में, HF सॉल्वेंट में ये बेस की तरह एक्ट करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो एसिड की तरह एक्ट करेगा और जो वीक एसिड है वो बेस की तरह एक्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे HF सॉल्वेंट में HNO3 H2SO4 दोनों ही बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें HF2 नेगेटिव आयन मिलेगा। ठीक है, सो रिएक्शन हम करा रहे हैं, H2NO3 पॉजिटिव मिल जाएगा आपको प्लस HF2 नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे। H2SO4 के केस में भी अब H3SO4 पॉजिटिव आपको मिलेगा, एनायन मिल रहा है HF2 नेगेटिव, इसलिए ये दोनों किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, strong acids such as H2SO4 and HNO3 act as a basis in hydrogen fluoride since they release F negative या फिर आयन, या फिर आप लिख सकते हो HF2 नेगेटिव। अब HClO4 की अगर हम बात करें, परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बट HF मीडियम में, HF सॉल्वेंट में ये एम्फोटेरिक करेक्टर शो करता है। एम्फोटेरिक करेक्टर का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको H2F पॉजिटिव भी मिलेगा एंड HF2 नेगेटिव भी मिलेगा। ठीक है, H2F पॉजिटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये अपना H दे रहा है, ClO4 नेगेटिव मिल जाएगा, मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है एंड ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है? HF2 नेगेटिव प्लस यहाँ पे आ जाएगा H2ClO4 पॉजिटिव।
ठीक है। सो ये एम्फोटेरिक करेक्टर शो करता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में। HF हमें पता है एक्वस सॉल्यूशन में तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बट HF एनहाइड्रस सॉल्वेंट के केस में ये एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। अब अगर हम देखें लुईस एसिड का केस ले रहे हैं हम, ठीक है, किसका केस ले रहे हैं? लुईस एसिड। और लुईस एसिड के केस में हमें पता ही है ये क्या करता है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, ठीक है। Sb यहाँ पे क्या हो जाएगा, SbF6 नेगेटिव प्लस इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं 2H2F पॉजिटिव। सो लुईस एसिड जो होंगे वो HF मीडियम में एसिड की तरह एक्ट करेंगे, एसिड की तरह एक्ट करेंगे। कैसे पता चला? H2F पॉजिटिव आयन मिल रहा है हमें। सो देखो अब कौन सी रिएक्शन में H2F पॉजिटिव आयन मिल रहा है, कौन सी रिएक्शन में नहीं मिल रहा है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। HF के केस में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी लुईस एसिड होंगे वो एसिड की तरह एक्ट करते हैं, वो H2F पॉजिटिव आयन देते हैं। यहाँ पे HClO4 एम्फोटेरिक करेक्टर शो करेगा, HNO3 और H2SO4 ये दोनों बेस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन अब हम देखते हैं। यहाँ पे भी आपको AsF6 नेगेटिव मिल जाएगा प्लस H2F पॉजिटिव, सबके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको SNF6 2 नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, प्लस H2F पॉजिटिव। इसके केस में भी अब आपको SiF6 2 नेगेटिव प्लस H2F पॉजिटिव। अब यहाँ पे BF3 लुईस एसिड है, यहाँ पे भी आपको BF4 पॉजिटिव मिलेगा प्लस BF4 नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया। अब अगर हम KF देखें, हमें पता है जहाँ पे भी आपको KF मिल जाता है या फिर जैसे हमने LiNH2 मिल रहा था, तो हमें पता है कि इनकी एल्कली मेटल्स की या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा K पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव, ठीक है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, K पॉजिटिव। अगर K पॉजिटिव मिल रहा है दैट मीन्स दूसरा वाला क्या होगा, यहाँ पे कैटायन मिल रहा है तो दूसरा वाला क्या होगा, एनायन होगा। ये इजीली आप देख सकते हो। अब दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेगा HF में, ये बात अब आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेगा एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा H2F पॉजिटिव प्लस S, यहाँ पे अगर देखें तो O2FO नेगेटिव आपको मिल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे F आ गया एंड यहाँ पे आपके पास OH आ गया, ये अपना H दे देगा, यहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। बाद में मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगी जिसमें HF के केस में कौन एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, कौन बेस की तरह एक्ट कर रहा है, वो सब कुछ लिखा हुआ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें HF की, अगर
कीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है, या अगर हम बात करें C2H5OH एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा। H पॉजिटिव आयन देने के बाद यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव मिल जाएगा, R प्लस F नेगेटिव मिल जाएगा, और F नेगेटिव मतलब यहाँ पे आपको HF2 नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, HF2 नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं आपको C2H5OH2 पॉजिटिव मिल जाएगा प्लस HF2 नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सॉल्वेंट आ रहा है आपके पास BrF3। BrF3 दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का क्या मतलब है कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन एक F नेगेटिव देगा तो आपके पास आ जाएगा BrF2 पॉजिटिव, एंड दूसरा आयन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास आयन आ जाएगा BrF4 नेगेटिव। जो पॉजिटिव केटायन दे रहा है मॉलिक्यूल उसको हम एसिड देंगे बोलेंगे, एंड जो स्पीसीज BrF4 नेगेटिव देंगे एज अ BrF3 सॉल्वेंट में उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, सो लुईस एसिड जहाँ पे आपको दिख जाते हैं, जहाँ पे आपको लुईस एसिड दिख गए वहाँ पे तो बस आपको यही बात याद रखनी है कि वो तो एसिड की तरह ही एक्ट करेंगे, वो फ्लोराइड आयन या फिर क्लोराइड आयन एक्सेप्टर ही होंगे। रिएक्शन देख लेते हैं आप, SbF6 मिल जाएगा आपको नेगेटिव प्लस BrF2 पॉजिटिव। ये कैटायन मिल रहा है मतलब ये एसिड है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो SN इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, F6 2 नेगेटिव आ जाएगा प्लस BrF2 पॉजिटिव आएगा। ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे AuF4 नेगेटिव मिल जाएगा प्लस BrF2 पॉजिटिव। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अब AsF5, लुईस एसिड है, ये भी फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट ही करेगा, F6 नेगेटिव आपको मिल जाएगा प्लस BrF2 पॉजिटिव। कैटायन मिल रहा है, ये भी एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये भी लुईस एसिड है, ये भी एसिड की तरह एक्ट करेगा, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा प्लस BrF2 पॉजिटिव। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब जहाँ पे भी आपको मेटल्स दिखे जिनकी टेंडेंसी हो, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो ये K पॉजिटिव में जाना चाहेगा, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा K पॉजिटिव BrF4 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मिल रहा है मतलब ये बेस की तरह एक्ट करेगा। लाइकवाइज यहाँ पे ये भी बेस की तरह ही एक्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है इसकी, फ्लोराइड को ये एक्सेप्ट करके BrF4 नेगेटिव देगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास H2SO4 सॉल्वेंट, ऑटो आयनाइजेशन की रिएक्शन, अगेन वही 2 मॉलिक्यूल लो, एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा दूसरा देगा। ठीक है, सो जो मॉलिक्यूल H2SO4 मीडियम में H3SO4 पॉजिटिव आयन देंगे उनको हम एसिड बोलेंगे, और जो इस एनायन को देंगे उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बस यही बात याद रखनी है कि जिसके पास लोन पेयर हो, ऐसे स्पेसिस जिसके पास लोन पेयर हैं वो इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोटॉन फ्रॉम H2SO4। H2SO4 की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव आयन देने की, और जहाँ पे भी उसको ऐसे स्पेसिस दिखे जिसके पास लोन पेयर है वो अपना H पॉजिटिव जल्दी से दे देता है। ठीक है, तो यूरिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अमोनिया एज अ सॉल्वेंट में वो एक्ट कर रहा था एसिड की तरह। ठीक है, बट H2SO4 में ये बेस की तरह एक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये अपना H पॉजिटिव आयन H2SO4 दे देगा इजीली, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा डबल बॉन्ड O
NH3 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस HSO4 नेगेटिव। नेगेटिव मिल रहा है मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये वीक एसिड है, ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। एंड यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव OH प्लस HSO4 नेगेटिव मिल जाएगा। HNO3 भी यहाँ पे H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये भी बेस की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। ये भी किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा अब HSO4 नेगेटिव एनाइन मिल गया, तो हमें पता चल गया कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। और प्लस जो इसकी होल रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है, वो कुछ ऐसी होगी, NO2 पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं HClO4 H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे अब हमें पता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है एक्वस मीडियम में, बट H2SO4 जब मीडियम है इनमें अब कंपटीशन होगा और ये एक्ट करेगा वीक एसिड की तरह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि HClO4 किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह या वीक एसिड की तरह, जब H2SO4 मीडियम हो, ठीक है। सो ये प्रोटॉन तो दे देगा अपना ClO4 नेगेटिव प्लस यहाँ पे H3SO4 पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, H2SO4 मीडियम है। अब ये वाला मॉलिक्यूल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हो सुपर एसिड की तरह एक्ट करता है ये H2SO4 मीडियम में। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा H3SO4 कैटायन मिलेगा प्लस BHSO4 होल 4 आ गया एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम सुपर एसिड भी बोलते हैं, एसिड विच बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्वेंट। जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करते हैं इन स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्वेंट में उनको सुपर एसिड बोला जाता है। तो इसका नाम भी याद रख लो, हाइड्रोजन टेट्राकिस हाइड्रोजन सल्फेट और बोरेट। नेक्स्ट सॉल्वेंट आ रहा है लिक्विड अमोनिया लिक्विड डायनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डायनाइट्रोजन N2 टेट्रा ऑक्साइड, ये सॉल्वेंट है। ऑटो आयनाइजेशन की रिएक्शन याद रखो, NO पॉजिटिव जहाँ पे जो स्पीसीज NO पॉजिटिव देंगे इस सॉल्वेंट में वो एसिड की तरह एक्ट करेंगे, एंड जो NO3 नेगेटिव देंगे वो बेस की तरह एक्ट। NOCl एक्ट करता है एसिडिन N2O4 मीडियम में, ठीक है। सो इसकी ज़्यादा रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगी जिसमें कौन सा मॉलिक्यूल कौन से मीडियम एसिड की तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, जिससे आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस आपको रिवाइज ही करना है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन जो भी मैंने एसिड एंड बेस की 3 वीडियोस कराई हैं उससे आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, बट हाँ आप 80% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज।